चलो यार, आज हो गया 19 फरवरी ना। तो आज का देखो टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा इंडिया फ्रांस। तो इंडिया फ्रांस के बीच अभी मीटिंग हुई है और उन्होंने अपने रिश्ते को अपग्रेड किया है टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक, मतलब इन्हेंस किया है और गहरा हुआ है रिश्ते। और इस मीटिंग में 21 इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हैं। क्या क्या आए हैं अभी सब बता दे रहे हैं। इस टॉपिक को करो, तुम्हारा इंडिया फ्रांस से कुछ नहीं छूटेगा। की आउटकम्स देखो, पहला डिफेंस और सिक्योरिटी वाला सेक्शन देख लेते हैं। एक सेक्टर तो डिफेंस और सिक्योरिटी का है। तो इसमें कहाँ कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस। तो H125 हेलीकॉप्टर है, इसका फाइनल असेंबली अब कर्नाटका में होगा। ठीक, मतलब फाइनल असेंबली जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इस हेलीकॉप्टर की वो कर्नाटका में होगी। ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर तय किया है। दूसरा, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर तय किया है एक हैमर। हैमर क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये है क्या? तो ये एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है और इसको फाइटर जेट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब यहाँ फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं ना, तो ये नीचे जो उसके मिसाइल्स वगैरह अटैच होते हैं ना, उसके साथ हम एक हैमर भी अटैच कर सकते हैं। और नीचे ये ग्राउंड पे कोई टारगेट है तो ये उड़ता हुआ प्लेन ना इसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है इस हैमर से। ठीक, ये एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से ग्राउंड पे हिट करने वाला ये हैमर है। तो ये दोनों पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड न्यूज में है प्रीलिम्स में। तो ये टॉपिक सिर्फ मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पहला कॉपरेशन एरियाज इंडिया और फ्रांस के बीच, जिसका पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि रिसेंटली H125 हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली अब कर्नाटका में होगा। दूसरा, बहुत ये हैमर जो हमारा एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है ये इंडिया को मिलेगा और इंडिया इसको अपने फाइटर जेट्स जैसे राफेल, तेजस इनके साथ अटैच कर सकता है और एयर टू ग्राउंड टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये डिफेंस और सिक्योरिटी में कॉपरेशन एरियाज दिखा है इंडिया और फ्रांस का। दूसरा देखो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा एरियाज ऑफ कॉपरेशन में। इसमें क्या क्या कर रहे हैं? तो इंडिया और फ्रांस ने तय किया है कि 2026 को इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन बोला जाएगा। 2026 में ये लोग इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा कॉपरेशन करेंगे ऐसा बोला है और 2026 को वो ईयर ऑफ इनोवेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क भी बनाने की बात की गई है। और देखो, ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रुप भी बनाया गया है। ज्वाइंट एडवांस मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच एक टेक्नोलॉजी ग्रुप भी बनाया गया है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी शुरू की गई है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, हम हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना कि हाउ एआई कैन एड हेल्थ सेक्टर। तो एआई का क्या क्या रोल हो सकता है हेल्थ सेक्टर में, उसको इन्हेंस करने के लिए भी इंडिया फ्रेंच सेंटर बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? दिल्ली के एम्स में बनाया गया है और ये लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, तीसरा कॉपरेशन एरियाज देखो देखो दो बताए, एक डिफेंस और सिक्योरिटी बताए, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बताए। अब तीसरा एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो हमारा सब हेडिंग बनेगा वो क्या है? क्रिटिकल मिनरल और एनर्जी कॉपरेशन, क्योंकि आज के डेट में क्रिटिकल मिनरल और एनर्जी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया है दोनों के बीच। दोनों कॉपरेट करेंगे इन दोनों सेक्टर में भी ताकि डाइवर्सिफाइड और रिजिलियंट सप्लाई चेन बना रहे क्रिटिकल मिनरल्स का। वो लोग कॉपरेट करेंगे किस पे? एनपी मतलब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे आफ्टर शांति एक्ट। शांति एक्ट के बाद फॉरेन एंटिटी और प्राइवेट प्लेयर दोनों इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, सिविल न्यूक्लियर यूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो आफ्टर शांति एक्ट ये इनहेंस हो रहा है। ठीक, उसके बाद चौथा एरियाज ऑफ कॉपरेशन हमारा आएगा ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो वो लोग अमेंड करेंगे अपना डबल टैक्स एवॉइडेंस। डबल टैक्स एवॉइडेंस हो जाता था पहले दोनों के बीच, उनको अमेंड करेंगे, उनको स्मूथ और करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, इंडिया और ये फ्रांस के बीच ना 12.6 बिलियन यूरो का ट्रेड हुआ है 2024-25 में। तो ये काफी अच्छे रिश्ते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में लेकर, और उसको और हम इन्हेंस करेंगे तो इंडिया की प्रेजेंस ओवरऑल वेस्टर्न नेशन में फिर से इन्हेंस होने लगेगी। वो ऑलरेडी थी लेकिन यूएसए के साथ जो रिश्ते थोड़े से डैमेज हुए तो हमारा वेस्टर्न नेशन पर से जो थोड़ा ग्रिपिंग छूटी थी ना, वो फ्रांस के साथ ये सब के साथ इन्हेंस होगी। और तुमको हम बताए थे ना कि यूएस इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, ठीक है छोड़ दो। यूएस के जो खुद के एलाई हैं, उनके खुद के जो साथ के दोस्त हैं, वो उनसे नाराज चल रहे हैं। फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ये देखो ना, ब्रिटेन ने भी ट्रेड डील साइन किया है आज से 3 महीना पहले इंडिया के साथ, और बोल रहा था कि ये ब्रेक्जिट के बाद इंडिया ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। अभी 4 महीना पहले साइन हुआ है, यूएस से रिश्ते खराब होने के बाद ही। फ्रांस के साथ अभी तुमको करा ही रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील करके निकल गए। तो ये प्रेडिक्टेड था कि ये होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच भी ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। अच्छा ये बताओ, डबल टैक्स अवॉइडेंस समझ गए ना ये क्या हो रहा है? देखो मान लो हम यहाँ 100 रुपये कमाए हैं, ठीक, ये इंडिया है, ये फ्रांस है, हम यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, अप डाउन मेरा लगा रहता है, या फिर मेरा कोई ज्वाइंट बिजनेस चल रहा है। तो ये 100 रुपये जो हम कमाए ना, यहाँ भी टैक्स लग जाएगा, यहाँ भी टैक्स लग जाएगा, तो ये दो दो जगह टैक्स लग गया ना। तो इसी डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस को हमको और अच्छा करना है, मतलब एक ही इंसान का कमाया हुआ पैसा, ऐसा ना हो कि इंडिया में भी टैक्स लग गया, फ्रांस में भी टैक्स लग गया, तब तो गलत हो जाएगा ना। उसके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं, दो दो जगह टैक्स देने से इसको बचाना है। तो इसी को अमेंड करने के लिए इंडिया और फ्रांस ने बात की है। तो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तभी तो हम ये सुधार कर रहे हैं। और बायलैटरल ट्रेड कितना हो रहा है वो तुमको हम बता ही दिए। कुछ और एरियाज में भी कॉपरेशन की बात की गई है, स्टार्टअप्स, हेल्थ, स्टूडेंट मोबिलिटी एंड स्किलिंग। स्टूडेंट मोबिलिटी मतलब यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आएंगे पढ़ने। रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब, इन सब एरियाज में भी कॉपरेट करने की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस में पूछेगा, पूछ देगा रिसेंटली हैमर सीन इन न्यूज़, ये क्या है, या फिर हैमर स्टैंड्स फॉर, और 4 नाम दे देंगे जिसमें एक नाम ये लिखा रहेगा। तो ये इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। वो हैमर क्या है? तो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है। ये अभी किसके कारण, ये इसका डील अभी किन देशों के साथ इंडिया कर रहा है? तो इंडिया फ्रांस के साथ कर रहा है। तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ये क्या है, ये इससे सवाल बन सकते हैं, इससे सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, ये अदर एरियाज भी तुमको बता दिए। तो जो हमारा कॉपरेशन का एरियाज बनेगा उनका सारा पॉइंट तुमको हम बता दिए। अब आगे चलो, अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं इंडिया और फ्रांस मिलके, जैसे कि शक्ति एक्सरसाइज होता है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रेंच की आर्मी मिलके करती है। गरुड़ा एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रेंच मिलकर करती है एयरफोर्स। वरुणा नेवी वाली मिलकर करती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच ही हो रहा है। ठीक, अब एक और फैक्ट ध्यान रखना, हॉरिजॉन रोड मैप 2047। ये हॉरिजॉन रोड मैप 2047 क्या है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच का ही रोड मैप है। 2023 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इस रोड मैप में हम आगे का रिलेशनशिप, हमारा आने वाला 25 साल का रिश्ता कैसा रहेगा, हम इसको गाइड करते हैं, इसको तय करेंगे कि इंडिया और फ्रांस का आने वाला 25 साल कैसा बीतेगा। उसके लिए हमने एक ऑलरेडी रोड मैप, हॉरिजॉन रोड मैप 2023 में अडॉप्ट करके रखा है। ठीक, हॉरिजॉन रोड मैप 2047, मतलब 2047 तक इंडिया और फ्रांस के रिश्ते कैसे चलेंगे, जो कि 25 साल होते हैं। तो ये 25 साल इंडिया और फ्रांस के रिश्तों का रोड मैप क्या रहेगा वो तय करके हम रखे हैं। ठीक, अब ये तो सारा ये पॉजिटिव्स बता दिए, फायदे बता दिए, कॉपरेशन एरियाज बता दिए। इंडिया और फ्रांस के बीच चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस आज के डेट में एक पॉइंट जो हर एक देश के साथ बनेगा वो है फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर एंड थ्रेट टू मल्टीलैटरलिज्म। आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ है, हम जानते हैं, और मल्टीलैटरलिज्म को थ्रेट है, पहला पॉइंट। दूसरा, लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थोड़ा सा कम है अभी भी। देखो तुमको हम एक चीज़ कराए थे, ये फ्रांस, यूएस है ना यहाँ, ये फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब आपस में एक एलाई, जापान भी बहुत हद तक, ये आपस में एलाइड कंट्री माने जाते हैं कि यूएस से बहुत क्लोज हैं ये लोग। ठीक, इसलिए कई बार हम इनको यूएस के एलाई भी बोल देते हैं। और इंडिया के साथ भी इनके रिश्ते ठीक ठाक हैं। ठीक, इंडिया के भी रिश्ते ठीक ठाक हैं, लेकिन चैलेंजेस क्यों आता है ना, चैलेंजेस आ जाता है इंडिया और रसिया के रिश्ते अच्छे होने के कारण, क्योंकि रसिया का किसी वेस्ट के साथ नहीं बनता है, इसीलिए इंडिया के साथ भी चैलेंजेस आ जाते हैं। ये लोग प्रेशर डालते हैं कि तुम रसिया से उतना डील मत करो, अब चाइना भी एक कॉम्पिटिटर आ गया है। ठीक, इसीलिए ये लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहता है वेस्टर्न नेशन की तरफ से, जिसमें फ्रांस भी एक कंट्री है। तो हम इसको इन्हांस करने की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, यहाँ देखो ना, धीरे धीरे काम चालू है। ठीक, क्योंकि तुमको हम बोले थे ना कि यूएस के उस अनप्रिडिक्टेबल एक्शन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को परेशानी है, परेशान सब हो रहा है यार। जैसे इंडिया में लोग रह रहे हैं वैसे ही फ्रांस में भी लोग रह रहे हैं, कनाडा में भी रह रहे हैं, रसिया में भी रह रहे हैं। तो जो हम लोग ग्लोबल ऑर्डर के कारण परेशानी फेस कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे होंगे। हाँ, वो लोग हाईली डेवलप्ड हैं तो वो लोग का इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा हमारे कंपैरिजन में, लेकिन फेस तो कर ही रहे होंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि वो यूएस का एक्शन इग्नोर्ड होते जाएगा। और उसका तुमको हम बताए थे, और ट्रेड डील साइन हुआ है, देखो यूरोप के साथ हुआ है इंडिया का।
अभी फ्रांस के साथ हो गया, जबकि ये लोग बेस्ट कॉलोनी माने जाते हैं, मतलब कॉलोनी बोलना गलत हम बोल दिए, बेस्ट एलाइज माने जाते हैं यूएस के। तो ऐसी क्या जल्दीबाजी आ गई ब्रिटेन को भी, यूरोपियन यूनियन को भी और फ्रांस को भी कि यूएस के साथ जैसे ही रिश्ते खराब हुए हैं इंडिया के, तुरंत ब्रिटेन भी आके ट्रेड डील साइन कर लिया और बोला कि ब्रेग्जिट के बाद ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। यूरोपियन यूनियन भी आके साइन कर लिया कि ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील है, काहे कर लिया, फ्रांस भी कर रहा है। तो परेशानी सबको है यूएस से, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि ये कॉपरेशन होगा, आएगा, अंदर में बातें चल रही हैं कि अलग अलग यूएस के अगेंस्ट में ही लोग कॉपरेट करते रहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितना दिखता है सरफेस पे वो कुछ है ही नहीं, वो उतना ही दिख रहा है जितना दिखाया जा रहा है या दिखाना चाह रहे हैं, अंदर की सच्चाई कुछ और है, ठीक। तो ये चैलेंजेस हो गए। अब इसी कहाँ पे चैलेंजेस का दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था ना, हाँ तीसरा पॉइंट देखो, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इंडिया सब्सिडी ज़्यादा देता है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज करा देंगे। अभी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसमें तुमको हम करा देंगे अलग अलग सब्सिडीज मैकेनिज्म, जिसको अपोज करता है सारा वेस्टर्न नेशन। यूएस भी अपोज करता है कि इंडिया को इतना टैरिफ नहीं लगाना, इतना सब्सिडी अपने फार्मर्स को नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट तुमको हम डिटेल में समझाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक। तो ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज को जो लोग तो 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं या 1 साल से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर क्यों कॉन्फ्लिक्ट रहता है वेस्टर्न नेशंस के साथ। वो लोग अपोज करते हैं कि इंडिया को सब्सिडी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया सब्सिडी दे देकर अपने किसानों से सस्ता ये फसल उपजा लेता है और उसको सस्ते दाम पे इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, जिससे उनका जो वो मार्केटिंग है वो कम हो जाता है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है, और दोनों की अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। दोनों की अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या है? एक रसिया के साथ बहुत क्लोज है और बाकी जो वेस्टर्न नेशंस वाले एलाइज हैं वो रसिया के एंटी चलते हैं। फ्रांस भी रसिया के एंटी चलते हैं, उतनी नहीं बनती है क्योंकि फ्रांस वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, ठीक। तो ये हो गए चैलेंजेस। इसी चैलेंजेस का उल्टा करो, तुम्हारा वे फॉरवर्ड बन जाएगा। इंडिया और फ्रांस से कुछ भी पूछ ले वो नहीं छूटेगा, ठीक। चलो, वे फॉरवर्ड बन जाएगा ना। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, तो इंडिया और फ्रांस आपस में बायलैटरल रिश्ते को अच्छे करेंगे, बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इन्हेंस करेंगे, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे दोनों लोग बात कर सकते हैं, अपने अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इंडिविजुअल जो इंडिया और फ्रांस के रिश्ते हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं, मिलिट्री कॉपरेशन इन्हांस करेंगे, आज के जो अपकमिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स आ गए हैं उसमें कॉपरेशन इन्हांस करेंगे ताकि फ्रांस और इंडिया के रिश्ते अच्छे बने रहे। ये वे फॉरवर्ड हो जाएंगे, सिंपल सी बात। कुछ एग्जांपल दे देना कि क्या क्या कर रहे हैं इसी में से, इन सब में से कि अलग अलग जगह ऑलरेडी वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन रोड मैप का एग्जांपल देना कि वे फॉरवर्ड में कि हॉरिजॉन रोड मैप ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम इसका लेवरेज कर सकते हैं, मतलब वी कैन लेवरेज द हॉरिजॉन रोड मैप टू प्रमोट इंडिया फ्रांस डीपर कोलैबोरेशन इन फ्यूचर। वे फॉरवर्ड में अगर हम बनाएंगे तो चैलेंजेस के ऐसे करके अपोजिट करोगे, वे फॉरवर्ड बन जाएगा। दूसरा देखो, ओइचिकी स्क्रिप्ट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत भी हो सकता है, ये ओइचिकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे इसको या जो भी पढ़ेंगे। ये स्क्रिप्ट संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इनको बनाया था, और संथाली लैंग्वेज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी एडेड है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हम ऐड किए थे, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि दिसंबर 2025 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओइचिकी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया गया है। सॉरी यार, थोड़ा सर्दी है ना, मेरी वॉइस कभी लो हो जाएगी कभी हाई हो जाएगी, तो मैनेज करना। तो ये ओइचिकी स्क्रिप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिसंबर 2025 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसलेट हुआ है इसी स्क्रिप्ट में। तो इम्पॉर्टेंट है ना, पूरा भारत का संविधान ट्रांसलेट किया गया है इस स्क्रिप्ट में। और दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है कि इस ओइचिकी ये स्क्रिप्ट का 100 साल पूरा हुआ है। देखो ना, 1925 से 2025 तो 100 साल पूरा हुआ। तो 100 साल पूरा हुआ तो इसको यादगार बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया और पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया, ताकि ओइचिकी स्क्रिप्ट के 100 साल पूरे होने के मेमोरी में ये चीज़ रहेगी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंटल स्टेप्स भी हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया गया है। और ओइचिकी स्क्रिप्ट संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है। संथाली लैंग्वेज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक।
और ये जो स्क्रिप्ट है किसने बनाया ये भी ध्यान रखना। और ये जो स्क्रिप्ट है सिर्फ संथाली लैंग्वेज के लिए है, इसमें 30 लेटर्स होते हैं, 6 वॉवेल्स 24 कॉन्सोनेंट्स। ठीक, चलो तीसरा टॉपिक देखो, बी कॉरिडोर। बी कॉरिडोर जैसे हम एलिफेंट कॉरिडोर पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से बी कॉरिडोर है मधुमक्खियों के लिए, बी हनी बी। तो बी कॉरिडोर एक ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? नाही ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाही जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने शुरू किया। ये हमसे गलत लिखा गया, NHAI होगा। ठीक, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पहला बी कॉरिडोर शुरू किया है अलोंग नेशनल हाईवेज, इंडिया के लिए शुरू किया है। इंडिया में पहला बी कॉरिडोर शुरू होने जा रहा है, नाही ने अनाउंस किया है, जिसमें हम प्लांटिंग ए सीरीज ऑफ बी फ्रेंडली एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, आज क्या हो गया है, प्लांट्स को हम ग्रांट्स लिख रहे हैं, इसको प्लांट्स करते हैं ना, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है। ठीक, तो कुछ नहीं यार, देखो ये हाईवे है, इसके अगल बगल ऐसे पेड़ लगाओ जिसपे फूल हो, पॉलन ग्रेन्स हो, ताकि मधुमक्खियाँ आकर अपना जो कॉम्ब होता है वो इस पे बनाए। और इससे हम बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं और हाईवे के अलॉन्ग विथ ग्रीनरी भी प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए ये बी कॉरिडोर ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव है। अब इस बी कॉरिडोर ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव को ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ये पहला इनिशिएटिव है, पहला बी कॉरिडोर बनेगा जिसको ना ही बनाएगी। और इसमें हम अलग अलग प्लांट्स लगाएंगे जो बी के लिए बी फ्रेंडली हो, जो मधुमक्खी के लिए फ्रेंडली प्लांट्स हो। जैसे कि मधुमक्खी के लिए बड़ा बरगद का पेड़ लगा दोगे तो वो उस पर जल्दी आगे नहीं बैठेगी। मधुमक्खियों को ना फूल वाले प्लांट्स अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो वो फूल का पॉलन ग्रेन्स मधुमक्खियाँ लेगी और पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन पढ़े होगे 5th 6th 7th 8th के साइंस में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करती है ना, तो पॉलिनेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट्स को हाईवे के दोनों साइड ऐसे ऐसे प्लांट करेंगे। इससे ग्रीनरी भी प्रमोट होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा और बायोडाइवर्सिटी भी प्रमोट होगी, मधुमक्खी आराम से यहाँ पे रह सकती है। तो ये नाही का प्रोजेक्ट है जो तुमको हम समझा दिए, ध्यान रखना। इसका प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत जगह चिपका सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है या क्या क्या किया जा सकता है। ठीक, चौथा टॉपिक देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कुछ नहीं, ये 2023 में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमको डेवलप करना था जो चाइना के अलोंग विलेजेस है ना, उनको डेवलपमेंट करना था। जैसे कि देखो, ध्यान से समझना, ये ऐसे चाइना है ना, हमारी बॉर्डर लगती है ऐसे इंडिया के साथ। तो मान लो चाइना बहुत करीब आएगा इंडिया के, अब बीच में छोटे छोटे कुछ ऐसे गांव हैं जो इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो चाइना अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले कहाँ घुसेगा? इस गांव में घुसेगा ना। तो डायरेक्ट लड़ाई हो नहीं सकती है, LAC एग्रीमेंट बना हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि चाइना धीरे धीरे करके कुछ अपने 2-2 3-3 मेंबर्स को इन गाँव में घुसाते जाएगा और ये रहते जाएंगे 15-20 साल में पता चलेगा कि ये 2-3 मेंबर से पॉपुलेशन यहाँ इनकी 30% हो गई। अब ये चाइना के रहने वाले कुछ लोकल लोग थे यहाँ के गांव के, वो इंडिया के गांव में धीरे धीरे कभी 1 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, ऐसे करके 20-25 साल में यहाँ पे इनकी आबादी 30% हो जाएगी, 40% हो जाएगी। उसके बाद ये लोग क्लेम करने लगेंगे कि हम तो चाइनीज हैं, हम तो यहीं रहते ही हैं, ये एरिया मेरा है, काट के दो। अब फिर चाइना डिमांड करेगा। तो ये लैंड को ट्रैप करने का तरीका है। इसीलिए सरकार ने इसको शुरू किया कि हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हमारा इंडियन विलेज एकदम डेवलप हो, कोई उसमें इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ना हो। और दूसरा चीज, एक और बात समझना, ये तो एक पॉइंट बताया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, और दूसरा पॉइंट समझो, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये इंडिया के LAC पे बिल्कुल बॉर्डर पे गाँव है। ठीक, और मान लो ये डेवलप्ड नहीं है, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, तो यहाँ के जो लोग होंगे ना वो फ्रेजाइल होंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो सरकार से खुश नहीं होंगे। तो चाइना धीरे धीरे इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पैसे प्रोवाइड करेगा, बंदूक प्रोवाइड करेगा और कहेगा अटैक करो, और इस गांव में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कराएगा। फिर धीरे धीरे चाइना के ट्रूप्स आएंगे। ये दूसरा एंगल हुआ। तीसरा एंगल देखो, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये इंडिया के लगे को बॉर्डर पे कुछ गांव है। मान लो, रुकना यार, क्या हुआ ये, हाँ, मान लो फ्यूचर में कभी चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और चाइना अटैक करता है, तो वो इन विलेजर्स को सबसे पहले टारगेट करेगा। ठीक, और विलेजर्स
को जब टारगेट हम करते हैं ना, तो गांव में ये माहौल आता है कि सरकार हमसे वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हमारी सुरक्षा नहीं इंश्योर कर पा रही है, तो वो इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इसीलिए जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, उन बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को हमको अपने कमांड में रखने की बहुत ज़रूरी है। मान लो बॉर्डर एरियाज़ वाले विलेज में हम गरीबी रखेंगे, शिक्षा नहीं रहेगा, तो वहाँ के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे ना। कश्मीर में क्या था यार, आज से 10 साल पहले वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, तो वहाँ के यूथ्स जो थे वो 1000 रुपए के लिए, 1500 रुपए के लिए टेररिज्म में जाते थे, 2-2 हज़ार के लिए टेररिज्म में जाते थे। अरे 2-2 हज़ार छोड़ो, चरस के पुड़िया के लिए वो लोग वो टेररिज्म हथियार उठाते हैं। तुम कभी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, उनकी इंटरव्यूज़ देखो, वो बताते हैं कि यार उनका तो खुद नहीं पता होता है कि वो हथियार लेके कर क्या रहे हैं। वो अलग अलग किस किस चीज़ के नशे में आते हैं और हथियार लेके झूमते रहते हैं। उनको बस गोली चलाना है, खुद मरेंगे या दूसरे को मारेंगे, उनको बस पता इतना ही है। तो या तो हेविली ड्रग एडिक्ट होते हैं या पैसे के कारण आते हैं। तो इन सबको ठीक कैसे किया जा सकता है? डेवलपमेंट से ठीक किया जा सकता है। सरकार ने कश्मीर को डेवलप किया, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया। एक आर्टिकल पेपर में आज आया भी है रिवाइवल ऑफ कश्मीर से लेकर, लेकिन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब पहलगाम का अटैक किए थे। देखो कश्मीर में अच्छी खासी बरकत हो रही थी, टूरिज्म हो रहा था, हो गया पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर की इकोनॉमी बैठी, वहाँ लोग जाने से डरने लगे, वापस से सरकार उस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। तो किसी एरिया में अगर शांति है, स्टेबिलिटी है, तो वो एरिया का ग्रोथ अपने आप होता है। इसीलिए ये विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में लाया गया था कि चाइना के आसपास जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, एलएसी है, लाइन एलएसी है ना चाइना के साथ, तो इस एलएसी के आसपास जो हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, उनको डेवलप करना है। और इसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 2 शुरू किया गया 2025 में। फेज 1 2023 में बस सिर्फ चाइना के आसपास जो बॉर्डर हैं उन गांव में डेवलपमेंट करना है। फेज 2 में हमने इसका एरिया को बढ़ा दिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इन सब कंट्रीज के साथ भी जो सटे बॉर्डर एरियाज वाले गाँव हैं उनको भी डेवलप करो। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नाम दिया गया है। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बॉर्डर एरियाज में बेटर लिविंग कंडीशन हो, एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिले, जो एक बॉर्डर एरियाज वाले गांव के लोग हैं उन वहाँ पे गरीबी ना हो, उनको एजुकेशन, हेल्थ सब अच्छे से मिले, और हमारा सेफ और प्रॉस्पेरस रहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक। 5वां टॉपिक देखो, बीट द हीट प्रोग्राम। ये COP30 में शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको सपोर्ट करती है। अब ये आज न्यूज़ में क्यों आया है, तो मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने ये अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के 30 शहर जो हैं वो बीट द हीट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिए हैं। और बीट द हीट प्रोग्राम COP30 में अनाउंस हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको सपोर्ट करता है। इसका एम क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करो और शहरों में अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट आ रहा है शहरों का, जो हमारे सिटीज़ हैं उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और वो हीट चैम्बर्स बन रहे हैं, उसी को हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो अर्बन हीट आइलैंड को भी कम करने के लिए ये प्रोग्राम काम करता है। तो महाराष्ट्र के 30 शहरों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। अब बीट द हीट प्रोग्राम नाम से 2 प्रोग्राम चलते हैं, ठीक, कंफ्यूज मत होना। एक प्रोग्राम चलाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और कूलिंग से रिलेटेड है, ऊपर जो भी हम डिस्कस किए। और एक प्रोग्राम हू चलाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ह्यूमन हेल्थ और सेफ्टी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अगर बीट द हीट प्रोग्राम हू वाला पूछा है तो ये ध्यान रखना, UNEP वाला पूछा है तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलो आज का करंट अफेयर इतना ही था। इससे जुड़ा जो मेंस का क्वेश्चन अभी बनेगा फ्रांस वाला, वो तुमको हम भेजते हैं, फिर करते हैं। चलो टेक केयर।